हे एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग आपका सीए इंटर जनवरी 27 का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। मैं बता दूं, ये कॉन्सेप्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग देखेंगे। एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और क्यों है, तो ये देखो, जीएसटी में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि जीएसटी आपको कब पे करना है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आपका है कि आप जीएसटी कौन से अमाउंट पे करोगे, किस चीज पे जीएसटी लगेगा। एंड योर थर्ड इज आप वेयर जीएसटी कहाँ पे किया जाएगा। देखो, जीएसटी कब पे करोगे वो आपका मैंने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको बता दिया है, राइट। जीएसटी अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगा, फिर उस पे जीएसटी चार्ज होगा, करेक्ट। और जीएसटी कहाँ पे करना है वो हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, कि कौन सी जो भी सप्लाई है उस सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, एंड वॉट एवर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वहां उस गवर्नमेंट को उस स्पेसिफिक, सपोज महाराष्ट्र अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया जाएगा, राइट। ये हो गया आपका चैप्टर ओवरव्यू कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमें क्यों देखना है, कब, अमाउंट और क्यों। ठीक है, ठीक है। वेयर, प्लेस ऑफ सप्लाई, अमाउंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड व्हेन, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम, जहां सप्लाई हो रहा है, दैट प्लेस इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, करेक्ट। सपोज मैं महाराष्ट्र से गुजरात सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही हूँ, करेक्ट। ठीक है, तो सप्लाई कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, करेक्ट। दैट इज सप्लाई कंज्यूम कहाँ की जा रही है, गुजरात में। सो गुजरात इज माई प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस द jurisdiction where टैक्स रेवेन्यू शुड रीच, जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे कि किस गवर्नमेंट को किस jurisdiction में टैक्स रेवेन्यू पे किया जाएगा। अपने एग्जाम्पल में टैक्स रेवेन्यू किसे जाएगा, गुजरात jurisdiction, गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाएगा, करेक्ट। ठीक है। Proxy which gives more appropriate result than others is used for determining place of supply। ये क्या है, आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। ये एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया नॉर्मल सा, कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र से गुजरात सप्लाई कर रही हूँ, तो गुजरात मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, करेक्ट। गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जाएगा, करेक्ट। ठीक है, लेकिन क्या इतना इजी है, नहीं। अलग अलग प्रॉक्सीज है जिसको आप जिन्हें यूज करके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप देखोगे लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहे थे, मैं, तो मेरी लोकेशन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जा सकता है। लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, किसे रिसीव हो रही है सर्विस, उससे भी प्लेस ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन कर सकते हो। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अलग है, और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जहां सप्लाई परफॉर्म की जा रही है वो कोई और ही प्लेस है, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के थ्रू भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे, करेक्ट। प्लेस ऑफ कंजम्पशन, कहाँ सप्लाई जो है आपका कंज्यूम किया जा रहा है, कहाँ सप्लाई कंज्यूम किया जा रहा है। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो सपोज मैं हूँ एबी महाराष्ट्र में, ठीक है, एक है वीबी गुजरात में, ठीक है। वीबी आस्क्ड मी कि वीबी को एक इवेंट करना है कहाँ, राजस्थान। नाउ नाउ मैं जो है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दी, और सर्विसेज भले ही मैं महाराष्ट्र में हूँ, रिसिपिएंट गुजरात में है, लेकिन प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है, राजस्थान, करेक्ट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, कंजम्पशन और परफॉर्मेंस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका कौन एक्चुअल बेनिफिशियरी प्लेस या एक्चुअल बेनिफिशियरी पर्सन जहां लोकेटेड है
वो भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जा सकता है। ये अलग अलग प्रॉक्सीज है जिसके थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। एक एक चीज अच्छी से डिटेल में पढ़ेंगे, लंबी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है जीएसटी लॉ में, जिससे आप डिटरमाइन करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छी से दिया गया है कि क्या केस रहा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का क्या मतलब है, हमने जो ऊपर पढ़ा लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, करेक्ट। तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर का क्या मतलब है, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ विच registration has been obtained, the location of such place of business। सपोज मैं जहां सप्लाई कर रही हूँ, करेक्ट, ठीक है। तो जो रिसिपिएंट है अगर उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है, मतलब उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो लिखा होता है, करेक्ट। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा रहेगा वो जो प्लेस है वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान ली जाएगी। प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर जो लिखा है वो जो लोकेशन है वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान ली जाएगी, ठीक है। सेकेंड, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट द प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन obtained, that is to say fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment। इसका क्या मतलब है, सप्लाई जो है मैं किसी और ही XYZ प्लेस पे कर रही हूँ, जो कि प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र लिखा है, और मैं जो सप्लाई कर रही हूँ, मैं सप्लाई कहाँ कर रही हूँ, सपोज मैं सप्लाई कर रही हूँ राजस्थान में, ठीक है। मतलब जो रिसिपिएंट है उसका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है कोई और स्टेट में, प्लेस ऑफ बिजनेस जो रजिस्टर्ड है उसके अलावा भी तो कोई एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है ना, मैं हो सकता है वहां सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो जहां मैं वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है जहां मैं सप्लाई कर रही हूँ वो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान ली जाएगी, करेक्ट। एंड थर्ड, where supply is received at more than one establishment, where place of business or fixed establishment, location of establishment most directly concerned with the receipt of supply and क्या बोल रहे सपोज मैं जो सप्लाई कर रही हूँ, मैं सप्लाई की महाराष्ट्र में, मैं सप्लाई की गुजरात में, मैं सप्लाई की राजस्थान में, ठीक है। कहाँ है ये सारे जो प्लेसेस है ये सेम ही रिसिपिएंट के प्लेसेस है, एक ही रिसिपिएंट के प्लेसेस है। तो इस केस में आप लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या मानोगे, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या मानोगे, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न जो रिसिपिएंट है एक महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान, इन तीनों में से मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न सबसे ज्यादा डायरेक्टली सबसे ज्यादा काम रिसिपिएंट का कहाँ है, सबसे ज्यादा किस लोकेशन से रिसिपिएंट लिंक्ड है, कहाँ सबसे ज्यादा कंसर्न है वो देखा जाएगा, एंड दैट प्लेस वुड बी location of recipient of service, correct। And in the absence of such place, location of usual place of residence of recipient। प्लेस ऑफ बिजनेस अवेलेबल नहीं है, कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरी जगह अवेलेबल नहीं है, कोई मोस्ट आपका जो रिसिपिएंट है वो कहाँ कंसर्न है वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास में कोई डेटा अगर अवेलेबल नहीं है तो रिसिपिएंट कहाँ रह रहा है, place of residence of recipient would be considered as location of recipient, ठीक है। LOR is location of recipient and location of supplier is LOS, ठीक है। तो मैं ये एब्रिविएशंस कई बार लिखूंगी तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो गया, अब लोकेशन ऑफ सप्लायर का लोकेशन क्या माना जाएगा, क्या मतलब है, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, देन सच प्लेस ऑफ बिजनेस। सेम जो पॉइंट ए, जो सप्लायर है, सपोज मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, और मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो जब मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था, मैंने मेरा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है
वो मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बताया है कि ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो जो वो प्लेस ऑफ बिजनेस है दैट विल बी माय लोकेशन, दैट विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, दैट इज टू से अ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर, द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। अगेन सेम सेम, पॉइंट बी पॉइंट ए दोनों सेम है। ठीक है, अगर अगर मैं मेरा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, उसके अलावा हो सकता है कोई मेरी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो, करेक्ट, मेरी ब्रांचेस हो सकती है, मेरी कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट्स में और जगह में भी हो सकती है, करेक्ट। तो अगर सप्लाई यहाँ नहीं हो रहा है और कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, जहां फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड है वो लोकेशन ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। नेक्स्ट, मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट में अगर सप्लाई किया जा रहा है, वेयर प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, द लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद प्रोविजन ऑफ सप्लाई। सेम है, फिर से बता दूं, सेम है। अगर अगर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तीनों जगह ये तीनों मेरी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स है, ये तीनों जगह मेरा काम है और ये तीनों जगह अगर सप्लाई हो रहा है, तो मेरा लोकेशन क्या माना जाएगा? मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी जहां जिस प्लेस पे मैं मोस्ट कंसर्न हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, चाहे राजस्थान में हूँ, चाहे गुजरात में हूँ, जहां मैं मोस्ट कंसर्न हूँ वो मेरा लोकेशन मान लिया जाएगा। और अगर ये सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो मेरा रेसिडेंस है, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो मेरा है, जो सप्लायर का यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, वो आप लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लोगे। ठीक है, अंडरस्टूड? पूरे पॉइंट्स सेम थे। ठीक है, पूरे सब कुछ सेम है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का मतलब हमें पता चल गया क्या है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर का भी मतलब हमें पता चल गया क्या है। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होगा? Place from where business is ordinarily carried on and includes a warehouse, godown, or any other place where taxable person stores his goods, supplies or receives goods or service or both. Very casual definition. जहां से नॉर्मली बिजनेस हो रहा है वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर आपका कोई गोडाउन है, कोई वेयर हाउस है, जहां आप गुड्स स्टोर करते हो, गुड्स रिसीव करते हो, ठीक है, वहां से गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो वो गोडाउन, वो वेयर हाउस भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर 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 आपके पास में ये नहीं है अवेलेबल, ये आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो प्लेस ऑफ बिजनेस में और क्या क्या इंक्लूड होता है? जहां मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने जहां भी रखे हैं, वो प्लेस मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे ये लोग। एंड अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 85 बोलता है कि अगर कोई प्लेस है जहां मैं किसी एजेंट के थ्रू काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा कोई सपोज एजेंट है मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, इस एजेंट के थ्रू अगर मैं काम कर रही हूँ, तो जहां मैं एंगेज्ड हूँ इसके साथ बिजनेस करने में थ्रू एजेंट, वो प्लेस भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस मान ली जाएगी। वो प्लेस भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस मान ली जाएगी। फिर से बता दो क्या क्या इंक्लूडेड हुआ प्लेस ऑफ बिजनेस में। फर्स्ट, जहां से आप नॉर्मली बिजनेस कर रहे हो वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई वेयर हाउस है, कोई गोडाउन है, जहां आप गुड्स स्टोर करते हो, जहां आप गुड्स रिसीव करते हो, ठीक है, जहां से आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, वॉट एवर, वो वेयर हाउस, वो गोडाउन जो है, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, जहां मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, वो प्लेस ऑफ बिजनेस मान ली जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपके जो ऑर्डिनरीली प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां रखे हुए रहने चाहिए, लेकिन अगर मैंने कहीं और जगह रख दिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जहां मैंने रखे हैं वो भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस मान ली जाएगी। एंड अगर मैं किसी एजेंट के थ्रू काम कर रही हूँ, तो जो जहां एजेंट लोकेटेड है वो भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको याद रखने चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन नंबर 10। क्या है ये? हम देख रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
अगर गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमाइन करोगे, वो हम देखने वाले हैं। इसमें क्या हटाया गया है, इसमें क्या हटाया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अलग डिटरमाइन होती है। चाहे चाहे आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, चाहे आप सप्लाई सर्विसेज का कर रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया आप डिटरमाइन करोगे। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस है तो वो आपके इन प्रोविजंस में, इन सेक्शन में नहीं आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोविजंस अलग है। ठीक है, देखते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 10। यहाँ पे आपके सबसेक्शन दिए हैं, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है वो दिया है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, उस हिसाब से आप डिटरमाइन करोगे। ठीक है, देखते हैं। सबसेक्शन 1A क्या बोलता है, जहां जो सप्लाई होने वाला है गुड्स का, वो गुड्स का अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। कोई भी मूवमेंट कर सकता है। कौन कर सकता है, सप्लायर जो कि AB है, ठीक ठीक है, रिसिपिएंट जो कि VB है, और अदर पर्सन में कौन आएगा, अदर पर्सन में कौन आएगा, हो सकता है मेरा जो एजेंट है वो, ठीक है, मिस्टर XYZ, करेक्ट। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स मूव होने वाले हैं, in that case location of the goods at the time at which movement of goods terminates for delivery to the recipient। क्या क्या बोला है, जहां जहां जो मूवमेंट है गुड्स की फॉर डिलीवरी वो टर्मिनेट होने वाली है। मतलब क्या, मैं अगर महाराष्ट्र से राजस्थान सप्लाई कर रही हूँ और मेरा जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसमें मूवमेंट अगर इन्वॉल्व है, तो मेरा जो मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स का, वो टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, वो कहाँ रुक रहा है, वो कहाँ खत्म हो रहा है, राजस्थान में, करेक्ट। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज राजस्थान। जहां गुड्स आप डिलीवर करने वाले हो, जहां आपका जो मूवमेंट है वो टर्मिनेट होने वाला है फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, सच लोकेशन वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्ट थर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अदरवाइज, मतलब ये आपका बिल टू शिप टू मॉडल है। ये क्या है, ये क्या है, सपोज मैं सप्लाई करती हूँ, ठीक है, मैं सप्लाई कर रही हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, किसे करने वाली हूँ मैं, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट है VB, ठीक है, मैं सप्लाई करने वाली हूँ किसे, VB को। लेकिन मिस्टर XYZ है, ठीक है, और जब मैं ये गुड्स इसे सप्लाई करूंगी तो जो रिसिपिएंट है वो आगे इन गुड्स को सप्लाई करने वाला है, ठीक है, अजम्पशन है, केस समझो, ठीक है। मैं जो गुड्स रिसिपिएंट को सप्लाई करूंगी वो गुड्स रिसिपिएंट मिस्टर XYZ को सप्लाई करने वाला है। वीबी ने मुझे क्या बोला, वीबी ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, मुझे मत दे, तू डायरेक्टली मिस्टर XYZ को गुड्स सप्लाई कर दे। मतलब किसी 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 ने किसी के डायरेक्शन पे मैंने किसी थर्ड पर्सन को सप्लाई किया, where goods are delivered to a recipient or any other person, चाहे वो recipient हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, कोई थर्ड पर्सन हो, किसके डायरेक्शन पे, किसी के डायरेक्शन पे किया है मैंने, करेक्ट। मेरे को रिसिपिएंट ने, VP ने मैंने बोला कि भाई मेरे को मत दे, सीधा मिस्टर XYZ को दे दे, तो उसके डायरेक्शन पे, उसके कहने पे, उसके बोलने पे मैंने क्या किया, वो गुड्स मिस्टर XYZ को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, डायरेक्टली सप्लाई कर दिया उसके बोलने पे, ठीक है, बाय वे ऑफ टाइटल और अदरवाइज। टाइटल दे रही हूँ मैं गुड्स का या पोजेशन दे रही हूँ, वॉटेवर। ये आपका हो गया बिल टू शिप टू सप्लाई वाला मॉडल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन है वो आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। किसका, थर्ड पर्सन का। मतलब अपने केस में
जो ये है जिसने बोला, थर्ड पर्सन ने, वीपी ने बोला, करेक्ट। सो इसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, सच प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वुड बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मतलब मैं बिल किसी और को दे रही हूँ, शिप किसी और को कर रही हूँ गुड्स का। बिल टू शिप टू मॉडल, किसी को बिल दे रही हूँ, मतलब बिल मैंने किसे दिया, रिसिप्ट वीबी को, ठीक है, लेकिन मैं गुड्स शिप किसको कर रही हूँ, मिस्टर एक्स वाई जेड को, करेक्ट। ये आपका बिल टू शिप टू मॉडल हो गया। एंड जो थर्ड पर्सन है जिसके कहने पे आपने किसी और को सप्लाई किया है, ठीक है, तो जिस थर्ड पर्सन के कहने पे आपने सप्लाई किया है, उस थर्ड पर्सन का जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ना ही सप्लायर, ना ही सॉरी, ना ही सप्लायर कोई गुड्स का मूवमेंट करने वाला है, ना ही रिसिपिएंट कोई गुड्स का मूवमेंट करने वाला है। तो जब भी गुड्स डिलीवर होंगे, जब भी गुड्स डिलीवर होंगे, तो वो कहाँ से डिलीवर हो रहे हैं, लोकेशन सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। मैं अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही हूँ, मैं कहाँ से कहाँ कर रही हूँ, महाराष्ट्र से राजस्थान कर रही हूँ, मेरे गुड्स महाराष्ट्र में लोकेटेड है, मेरे गुड्स का कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है ड्यूरिंग सप्लाई। तो जहां से जो डिलीवरी होने वाली है, कहाँ से डिलीवरी हो रही है, महाराष्ट्र से अगर डिलीवरी हो रही है, सो महाराष्ट्र इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, समझा, ठीक है। जहां मूवमेंट इन्वॉल्व था, वहां हमने देखा था कि जहां वो मूवमेंट डिलीवरी के लिए टर्मिनेट होने वाला है, जिस प्लेस पे, वो प्लेस आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी। लेकिन जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां से गुड्स स्टार्ट हुए, डिलीवरी करने के लिए गुड्स स्टार्ट हुए, वो जो लोकेशन है जहां से गुड्स स्टार्ट हुए, वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। where the supply is made to unregistered person and address of such person is recorded in the invoice, this is important, इसको ध्यान से सुनिए। अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ए बी इज सप्लायर, मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रही हूँ, और मैं जो इनवॉइस इशू करूंगी, उस इनवॉइस में मैंने एड्रेस जो इस अनरजिस्टर्ड पर्सन का है वो लिखा है, मेरे इनवॉइस में अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस मेंशन है, तो उस केस में लोकेशन एज पर एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, सिंपली मेंशनिंग द स्टेट ऑफ सच पर्सन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट एड्रेस वुड बी सफिशिएंट। क्यों 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 क्योंकि हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ही देखते हैं, ठीक है। हम कौन सी सिटी में, सपोज महाराष्ट्र में पुणे, तो हम क्या पुणे प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं क्या, नहीं, हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है। पुणे पुणे में कहीं नहीं, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स रेवेन्यू है वो जाएगा। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई ये नहीं बोलेंगे कि पुणे है या मुंबई है या वॉटेवर, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द स्टेट। तो अगर इनवॉइस में कंप्लीट एड्रेस के जगह पे सिर्फ स्टेट का नाम भी लिखा हुआ है कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन इस स्टेट से है, ठीक है, वो भी चलेगा। कंप्लीट एड्रेस है तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, लेकिन नहीं है, सिर्फ स्टेट का नाम है तो भी चलेगा। तो जो एड्रेस मैंने मेंशन किया है, दैट एड्रेस इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर एड्रेस रिकॉर्डेड नहीं है इनवॉइस में, तो लोकेशन जो मेरा सप्लायर का लोकेशन है, मतलब सप्लायर का यानी किसका, एबी का, एबी का जो लोकेशन है, दैट लोकेशन वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सामने वाला बंदा जो रिसिपिएंट है, द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मतलब उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस रिकॉर्डेड नहीं है कहीं पे, ठीक है, वो जीएसटी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, ही इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो मेरे इनवॉइस में मुझे एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैंने एड्रेस मेंशन किया है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अगर मैंने एड्रेस मेंशन नहीं किया है तो मेरा जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या है, इन केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर बिलिंग एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस आर डिफरेंट, द सप्लायर में रिकॉर्ड द डिलीवरी एड्रेस and the address of recipient on the invoice for the purpose of determination of place of supply
फॉर सेड सप्लाई, सप्लाई इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन्होंने एक केस दिया है जहां सप्लाई, सॉरी, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो आपका होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, करेक्ट, ठीक है, तो आपका जो बिलिंग एड्रेस है एंड जो आपका डिलीवरी का एड्रेस है वो दोनों अलग रहेंगे, ठीक है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कहीं भी लोकेटेड हो सकता है। बिलिंग एड्रेस, ठीक है, जहां जिसको आप बिल कर रहे हो और जिसे डिलीवरी होने वाली है, ये दोनों एड्रेस सेम नहीं है, ये दोनों एड्रेस अलग है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो डिलीवरी वाला आपका एड्रेस है, जो डिलीवरी वाला आपका एड्रेस है, सिर्फ वो भी अगर इनवॉइस में मेंशन रहा तो चलेगा, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑन द इनवॉइस, एड्रेस एज द एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑन द इनवॉइस फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सेड सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर सिर्फ 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 डिलीवरी वाला जो एड्रेस आपका है वो रिकॉर्डेड है तो भी चलेगा। वो एड्रेस जो डिलीवरी वाला एड्रेस रिकॉर्डेड है, दैट डिलीवरी एड्रेस वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, समझा। नाउ वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे मशीनरी कहीं असेंबल करनी है, कोई कहीं कुछ इंस्टॉल करना है, ऐसी केस स्टडीज मैंने जब पेपर रिव्यू किए, पेपर एनालिसिस किए, तो ऐसी केस स्टडीज काफी बार आती है एग्जाम, ठीक है। अगर प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, सपोज कोई फैक्ट्री है कहीं पे, ठीक है, फैक्ट्री कहाँ है, फैक्ट्री आप समझ लो यूपी में है, ठीक है, फैक्ट्री आपकी कहाँ है, यूपी में है। अब मुझे महाराष्ट्र से कोई मशीनरी यूपी में सिंबल करके देनी है, इंस्टॉल करके देनी है, तो जहां मैंने वो इंस्टॉल किया है यूपी में, दैट यूपी इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। हो सकता है जिसकी ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री सपोज मिस्टर एक्स वाई जेड की है, ये एक्स वाई जेड जो है ये एमपी में लोकेटेड है, लेकिन एक्स वाई जेड की जो फैक्ट्री है वो यूपी में है। तो रिसिपिएंट का प्लेस ऑफ रिसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा क्या, नहीं, नहीं, जहां मैंने गुड्स असेंबल किए, जहां मैंने गुड्स इंस्टॉल करके दिए, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, वो लोकेशन, ठीक है, नॉट द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है, ठीक है। Now, where the goods are supplied on board conveyance like vessel, aircraft, train और motor vehicle, किसी कन्वेयंस के थ्रू अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हो, कोई ट्रेन है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मोटर व्हीकल है, कोई वेसल के थ्रू, ठीक है, अगर आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हो किसी कन्वेयंस के थ्रू आप सप्लाई करने वाले हो, तो प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेयंस, जिस प्लेस पे वो ट्रेन, वो एयरक्राफ्ट, वो वेसल, वो जो भी मोटर व्हीकल है, जिस भी प्लेस पे वो जाने वाली है, वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेयंस, वो कन्वेयंस जिस भी प्लेस पे जाने वाला है, दैट प्लेस वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, इजी, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बोलता है अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, सबसेक्शन 1A है, ठीक है, 1B, 1C, CA, 1D, 1E, ठीक है, अगर इन क्लॉजेस में आप कहीं पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो, तो सबसेक्शन 2 बोलता है इट शैल बी डिटरमाइन इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिस मैनर में, जिस गवर्नमेंट जिस मैनर में प्रिस्क्राइब करेगी कि भाई ऐसे ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। बाकी केसेस कितने थे, एक 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 दो तीन चार पाँच छह, छह केसेस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। मैं फिर से फटाफट रिवाइज अगर करवा दूं, तो अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और आपका जो गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहां वो मूवमेंट टर्मिनेट होने वाला है, दैट टर्मिनेशन लोकेशन इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, करेक्ट। नेक्स्ट, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रिसिपिएंट और इन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब आपका जो बिल टू शिप टू मॉडल है, ठीक है, आप बिल किसी और को दे रहे हो लेकिन गुड्स का शिपमेंट आप किसी और को करने वाले हो, क्यों, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ने आपको बोला है कि इसे गुड्स का सप्लाई करना है। इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, जो थर्ड पर्सन जिसने आपको बोला कि इसे मुझे नहीं, इसे सप्लाई करना है,
तो वो थर्ड पर्सन का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका गुड्स का कोई भी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां से गुड्स निकल रहे हैं डिलीवरी के लिए, जहां से निकले हैं वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और अगर मैंने इनवॉइस में अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस लिख रखा है, भले ही सिर्फ स्टेट हो चलेगा, तो वो जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। लेकिन अगर मैंने एड्रेस नहीं लिखा है, तो मेरा जो लोकेशन है, सप्लायर का जो लोकेशन है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। करेक्ट, इन केस ऑफ गुड्स हम देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई गुड्स है सप्लाई हो रहा है थ्रू एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई गुड्स सप्लाई होने वाले हैं, मतलब आपका जो एड्रेस है बिलिंग वाला अलग रहेगा, शिप डिलीवरी वाला जो एड्रेस है वो अलग रहेगा, तो ये बोल रहे हैं कि इनवॉइस में सिर्फ डिलीवरी वाला एड्रेस रहा कि किसे और कहाँ गुड्स डिलीवर होने वाले हैं तो भी चलेगा, एंड वो जो डिलीवरी वाला एड्रेस है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको गुड्स कहीं पे इंस्टॉल करने हैं, कहीं पे असेंबल करने हैं, तो जहां वो इंस्टॉलेशन, जहां वो असेंबल होने वाले हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है। और अगर लास्ट केस, अगर कोई गुड्स है किसी कन्वेंस के थ्रू सप्लाई करने वाले हो आप, ठीक है, कन्वेंस के थ्रू मतलब किसी मोटर व्हीकल, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, ठीक है, कोई वेसल हो सकता है, तो जहां वो कन्वेंस ऑन बोर्ड वो रुकने वाला है, जहां वो गुड्स जो है गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस, जहां लेकर जा रहे हैं गुड्स को, वो प्लेस आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर आप इन कोई भी केसेस में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे गवर्नमेंट ने जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया रहेगा, उस हिसाब से आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ऑफ गुड्स। दिस फिनिशेस योर सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 10, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में आप क्या मानोगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम सेक्शन नंबर 12 देखेंगे कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा। अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, एक एक आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा? अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां से हटाया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग डिटरमाइन होता है। ठीक है। आप चाहे गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, चाहे सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस आप नहीं लोगे, उसके लिए अलग प्रोविजंस है। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 12 क्या होता है? नेचर ऑफ सप्लाई आपका क्या है, एंड उस हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा वो हम देखेंगे। ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 14। सबसेक्शन 3 मतलब यहां से आपका जो स्टार्ट हो रहा है टू सबसेक्शन 14, मतलब ये पूरा की पूरा टेबल, इन ये सारे सबसेक्शंस आप हटा दो, सारे सबसेक्शंस हटा दो, इनके अलावा इन सबसेक्शंस में जो भी नेचर ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा, जो हम पढ़ेंगे अभी, वो सबके अलावा अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमाइन करोगे? अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो सर्विस सप्लाई, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, जहां वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, ठीक है, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई ऑफ सर्विस की है, ठीक है, द सप्लायर इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी रिकॉर्ड द नेम ऑफ स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन इनवॉइस इन केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग और सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, जिसे आप ओइडार सर्विसेज भी बोलते हो। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ नेम ऑफ स्टेट is in respect of supply shall be deemed to be an address of record of recipient of for the purpose of determination of place of supply। सिर्फ स्टेट का नाम लिखा रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं, पूरा एड्रेस लिखा रहना जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विस दी जा रही है, कौन सी सर्विस, कौन सी सर्विस?
सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है, पहला ऑनलाइन मनी गेमिंग योर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी टैक्सेबल सर्विस, कोई भी टैक्सेबल सर्विस बाय और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, कोई भी टैक्सेबल सर्विस बाय और थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। और थर्ड, सप्लाई ऑफ ऑइडर सर्विसेज जो आपका है, इन तीन केसेस में इनवॉइस में एड्रेस मेंशन करना मैंडेटरी है। सप्लायर को अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस भले ही सिर्फ स्टेट क्यों ना हो मेंशन करना पड़ेगा कंपल्सरीली। एंड द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर एड्रेस एग्जिस्ट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इन अदर केसेस। जहां जो एड्रेस लिखा है, जो एड्रेस लिखा है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और अदर केसेस मतलब जहां आपका एड्रेस नहीं मेंशन है, तो जहां एड्रेस मेंशन नहीं है तो जो सप्लायर है, जो सप्लायर है उसका जो लोकेशन है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। किसका? लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, ठीक है। फिर से बता दूं, सब पूरा पूरा सेक्शन नंबर 12 पूरा हटा दो, पूरा हटा दो। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन सबसेक्शन 3 से लेके 14 तक का पूरा हटा दो। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस सप्लाई कर रहे हो, और इन तीन केसेस में ऑनलाइन मनी गेमिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऑर्डर सर्विसेज, इन तीन केसेस में आपको एड्रेस कंपल्सरीली मेंशन करना है इनवॉइस में। और जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। बाकी केसेस में जहां आप एड्रेस लिखो नहीं लिखो चलेगा, अगर एड्रेस नहीं लिखा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। और इनवॉइस में एड्रेस मतलब कंप्लीट एड्रेस लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टेट का नाम रहा तो भी चलेगा, जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा, ठीक है। देखते हैं अलग अलग केसेस, ठीक है। सबसेक्शन 2 हमने समझ लिया है। अब डिफरेंट सिनारियो वाइज, डिफरेंट केसेस वाइज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मानी जाएगी। सबसेक्शन 3 बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी related services including accommodation in hotel, boat और vessel। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, मतलब कोई रेंटिंग सर्विस या किसी होटल में, किसी बोट में, किसी वेसल में आप अकोमोडेशन की सर्विस दे रहे हो, ठीक है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज अगर आप कोई दे रहे हो, तो लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ठीक है, ठीक है। और अगर ये आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। जहां भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लोकेटेड है ही, अगर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सच लोकेशन वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया है, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, जहां रिसिपिएंट लोकेटेड है, वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दे रहा है एंड तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सच लोकेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी है, जो भी बोट है, वेसल है, होटल है, वॉटेवर, ठीक है, ये एक से ज्यादा स्टेट में अगर लोकेटेड है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेट्स में अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो फिर कैसे डिटरमाइन करोगे, तो फिर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन करोगे आप, ठीक है। सप्लाई शैल बी इन ईच सच स्टेट इन proportion value of services provided in each state। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे, हर स्टेट में, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, हर स्टेट में कितना प्रपोर्शन सप्लाई हुआ है सर्विस का, कितना प्रपोर्शन सप्लाई हुआ है सर्विस का, उस हिसाब से आप डिटरमाइन करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई भी,
ठीक है, मैं रेफर बिलो लिखा है, देखो मैं आपको बताऊं। हाँ, ये रहा। Manner of determining proportionate value of immovable property related service attributable to different state or union territories where immovable property is located in absence of contract or agreement in this regard। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर अगर आपका जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, बोट है, वेसल है, वो अगर मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, तो आप किस मैनर से प्रपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करोगे, वो दिया है। ठीक है, देखो, टाइप सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन कैसी टाइप है सर्विस की वो, एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग प्रपोर्शनेट वैल्यू, कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि प्रपोर्शनेट वैल्यू क्या है। देखो, पढ़ते हैं एक एक अच्छे से क्लियरली। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस एंड इट्स ancillary services other than the cases where such property is single property located in two or more contiguous states or union territories or both। अगर आप कोई होटल्स है, कोई गेस्ट हाउस है, कोई इन है, ठीक है, इनमें इनमें अकोमोडेशन सर्विस, लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस अगर दिया जा रहा है, और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, other than cases where such property is a single property located in two or more contiguous states or union territories। मतलब इसका क्या है, अदर देन जो है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सपोज मेरा एक होटल है, ठीक है, मेरा एक होटल है एंड ये महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश, ऐसे दोनों के बीच में लोकेटेड है। मतलब मेरा जो होटल है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये कॉन्टिजियस स्टेट्स है। इफ यू नो इंडिया मैप, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बाउंड्री है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात बाउंड्री है, ठीक है, गुजरात गुजरात प्लस राजस्थान बाउंड्री है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मेरा कोई होटल है जो महाराष्ट्र प्लस गुजरात बाउंड्री है, कॉन्टिजियस स्टेट्स है, कोई कॉन्टिजियस यूनियन टेरिटरीज है, अगर ऐसा कोई लोकेटेड है मेरा होटल, तो उस केस को यहाँ पे हटा दिया गया है, अदर देन, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई दूसरे, इसके अलावा अदर देन कॉन्टिजियस स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में मेरी जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वो हटा दो। उसके अलावा अगर आप कोई लॉजिंग, कोई अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हो, कोई गेस्ट हाउस में, कोई होटल्स में, तो क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, कितनी रातें, कितने नाइट्स आप उस प्रॉपर्टी में स्टे किए हो, उस बेसिस पे आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करोगे, ठीक है, अंडरस्टूड। all other services provided in relation to immovable property including organizing any marriage or reception, accommodation in a single property located in two or more contiguous states and service ancillary to services mentioned above, इससे रिलेटेड जो सर्विस हो सकती है वो भी इंक्लूड की गई है। ऊपर भी एंसिलरी सर्विस इंक्लूड की गई थी, मतलब जो वो अकोमोडेशन सर्विस है उससे रिलेटेड जो सर्विस है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर से जो हटाया, ऊपर से क्या हटाया, कॉन्टिजियस स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हटाया था, तो उसका उसका क्या रहेगा, उसका नीचे दिया है बी में, क्या बोल रहे हैं, ऑल अदर सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग जो कॉन्टिजियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, एंड सर्विसेज एंसिलरी टू सच सर्विसेज, मतलब इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज रहेगी वो भी, उस केस में आप क्या कैसे डिटरमाइन करोगे, क्या फैक्टर है जिससे आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मेरा मेरा जो होटल है वो महाराष्ट्र प्लस गुजरात में दोनों में लोकेटेड है, ठीक है, कॉन्टिजियस स्टेट से ये दोनों आपस में एक दूसरे के आजू बाजू ही है, ऊपर नीचे है, ठीक है।
एरिया एरिया वाइज आप डिटरमाइन करोगे कि कितना एरिया जो है महाराष्ट्र में है, कितना एरिया जो है गुजरात में है, उस हिसाब से एरिया जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो फैक्टर बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये आपस में आजू बाजू ही है, ऊपर नीचे ही है, ठीक है। तो ये एरिया वाइज कैलकुलेट आप कर सकते हो इजीली। एरिया आपका फैक्टर बन गया प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। जहां आप एरिया नहीं पकड़ सकते वहां आपने नंबर ऑफ नाइट्स कितनी स्टे की वो पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय हाउस बोट और वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है। ये तो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई होटल है, कोई गेस्ट हाउस है, ठीक है, कोई इन है वो। लेकिन अगर कोई हाउस बोट है या कोई वेसल है जो मूव करती है पानी में, ठीक है, कोई भी हाउस बोट है या कोई वेसल है, ये तो पानी में मूव करती है ना, इसके केस में क्या फैक्टर रहेगा, आप कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन रहेगा करोगे, किस फैक्टर के बेसिस पे आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करोगे, ठीक है। देखो, टाइम स्पेंट बाय बोट और वेसल इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी to be determined on the basis of declaration made by service provider। जो सर्विस दे रहा है, जो वो बोट वाला रहेगा, जो वो वेसल वाला रहेगा, ठीक है, जो वो सर्विस दे रहा है वो डिक्लेयर करता है कि कितना टाइम लगेगा एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में। तो जो वो बोट है, जो वो वेसल है, जितना टाइम स्पेंड किया है उसने उस जगह पे, वो टाइम आपका फैक्टर बन गया। उस टाइम के बेसिस पे आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। समझा? 3 केसेस थे, क्या थे? अगर आपका कॉन्टिजियस स्टेट यूनियन टेरिटरीज में नहीं है तो नाइट्स, नंबर ऑफ नाइट स्टेट। कॉन्टिजियस स्टेट यूनियन टेरिटरीज है तो एरिया वाइज, और जो मूवमेंट हो रहा है वेसल का, बोट्स का, ठीक है, उस केस में एक जगह पे, एक स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी में उस बोट ने, उस वेसल ने कितना टाइम स्पेंड किया। ये कैसे पता चलेगा? जो सप्लायर है वो डिक्लेयर करता है इस चीज को, ठीक है। वो आपका बन गया फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ योर सप्लाई। तो प्रपोर्शनेट आप कैलकुलेट करोगे, या हमने देख लिया, एक मिनट, हाँ, लोकेशन एट विच सच इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ठीक है। और अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोई रेस्टोरेंट या कैटरिंग सर्विसेज है, कोई पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज है, फिटनेस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज है। कोई अगर सपोज कोई पार्लर है, कोई ब्यूटी पार्लर है, या कोई जिम है, कोई फिटनेस सेंटर है, कोई हेल्थ सर्विस है, कोई रेस्टोरेंट है, तो लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां वो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है, वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर कोई सर्विस दी जा रही है तो अब आप देखोगे कि जो सर्विस है वो B2B है या B2C है। इसका क्या मतलब है? B2B, B2B अगर कोई है मतलब जो आपका रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, करेक्ट। एंड आपके B2C वाले केस में आपका जो रिसिपिएंट है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल या कोई ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, सो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर B2C है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, तो जहां सर्विस परफॉर्म की जा रही है वो लोकेशन आपकी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिशन अगर आप कहीं पे ले रहे हो, कहा, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, कोई आर्ट एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स में, कोई साइंटिफिक, कोई एजुकेशनल, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट, या किसी अम्यूजमेंट पार्क में, और एनी अदर प्लेस एंड सर्विसेज एंसिलरी देयर टू, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज है वो भी इंक्लूड की गई है। अगर आप कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, साइंटिफिक, एजुकेशनल इवेंट है, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट है, वहां आप जाने वाले हो, वहां आप एडमिशन ले रहे हो, तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा? प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और द पार्क
और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड, जहां वो इवेंट हेल्ड हो रहा है, करने वाले हो आप इवेंट, या जहां पे वो पार्क या जो भी अदर प्लेस है, जहां भी वो लोकेटेड है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मैं बता दूं, काफी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि काफी सारे अलग अलग केसेस है, एंड वो समझने में कंफ्यूजन होता है, अच्छे से समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं बता दूं, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरटीपी एमटीपी में पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो मैं बता दूं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्यों क्यों ज्यादा टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा? क्योंकि काफी सारे केसेस है, काफी केसेस ऐसे रहेंगे जो आप लॉजिक से इजीली समझ जाओगे और आप उसे क्रैक कर लोगे। लेकिन काफी कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, कि भाई इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, ऐसा लिखा गया था क्लॉज में, सेक्शन में। ठीक है, तो भले ही आप आधी चीजें सॉल्व कर लो बाय जस्ट रीडिंग इट, आपका कॉमन सेंस लग गया, आपको वो चीज समझ में आ गई, पता चल गया। लेकिन इस चैप्टर में आपको काफी चीजें लर्न भी करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, कि B2B अगर है तो रजिस्टर्ड पर्सन जहां लोकेटेड है वो। लेकिन B2C के केस में आपको देखना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर लिखा है क्या, नहीं, नहीं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जहां सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है, वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है, ना कि लोकेशन ऑफ सप्लायर। ऐसे केसेस में आप काफी जगह पे कंफ्यूज हो सकते हो। सो मेक श्योर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो और अच्छे से कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सबसेक्शन नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event, including supply of service in relation to conference, fair, exhibition, celebration और similar events। अगर कोई कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई कल्चरल इवेंट, कोई आर्ट, कोई स्पोर्ट, कोई साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, व्हाटएवर, कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस, उस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, एंड सर्विसेज एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन सबसे जो रिलेटेड सर्विस है वो भी इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो, मतलब सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है, तो उस रजिस्टर्ड बंदे का जो भी लोकेशन है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो लोकेशन नहीं है तो जहां पे इवेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और इंडिया के बाहर अगर हो रहा है तो उस केस में आपका लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो अगेन लर्न करने वाली चीज आ गई, अगर इंडिया के बाहर हो रहा है इवेंट ऑर्गेनाइज, तो जहां रिसिपिएंट लोकेटेड है, इंडिया में जहां भी लोकेटेड है, वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, if the event is held in more than one state in case of unregistered recipient, each such state in proportion to value of service provided in each state। फिर से प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करने का केस आ गया। क्या बोल रहे हैं? अगर वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, हेल्ड हो रहा है, वो अगर एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्यों? फॉर डिटरमाइनिंग योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। ठीक है, क्या मैनर है? ठीक है, अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उससे रिलेटेड, उससे एंसिलियरी सर्विसेज जो है वो भी, ठीक है, प्रपोर्शनेट वैल्यू टू बी कंप्यूटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो आपके गैप है, जो आप फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल हर जगह पढ़ते हो, 12th बोर्ड कॉमर्स में भी ये चीज है, जो आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, गैप, उसके बेसिस पे आप प्रपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एंड फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। कब कब? इन केस ऑफ आपका जो रिसिपिएंट है
वो अनरजिस्टर्ड है जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रहे हो तब। ठीक है, अंडरस्टूड? इजी, इजी। 2-3 बार पढ़ोगे ना आपको आ जाएगा ध्यान में। ठीक है, हाँ, सबसेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है, अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो गुड्स की, इंक्लूडिंग मेल्स और कुरियर, कोई मेल आपको करना है, कोई कुरियर आपको सेंड करना है, ठीक है, कोई भी गुड्स का आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो इंक्लूडिंग मेल्स और कुरियर्स, उस केस में अगर सप्लायर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, B2B अगर सप्लाई है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर सामने वाला B2C है, मतलब अनरजिस्टर्ड है, तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, जहां जहां कुरियर बॉय आया, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो आया, ठीक है, और जिस प्लेस पे, जिस लोकेशन पे उसने वो गुड्स हैंड ओवर कर दिए हैं सामने वाले को, वो हैंड ओवर जहां किया है वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर आप किसी को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो एंड आपका जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, मतलब B2B सप्लाई किया जा रहा है, तो लोकेशन उस रजिस्टर्ड पर्सन का जो भी रहेगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लाई आपका जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो B2C है, तो place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey, जिस प्लेस से, जिस लोकेशन से वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो एम्बार्क कर रहा है, एम्बार्क मतलब बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, ठीक है, व्हाटएवर, जहां से भी वो ट्रांसपोर्ट जो भी कॉन्वेंस है उसमें एम्बार्क करने वाला है, जहां से वो कॉन्वेंस स्टार्ट होने वाला है, जहां से वो पैसेंजर जो अनरजिस्टर्ड है वो चढ़ा है उस कन्वेंस में, वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द रिटर्न जर्नी शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी इवन इफ राइट पैसेज फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी इज इशूड एट द सेम टाइम। भले ही इन्होंने पैसेंजर को छोड़ना लाना जो ये है राइट दिया है वो सेम टाइम पे दिया, लेकिन जाने की और आने की जो जर्नी है, रिटर्न जर्नी वुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग डिटरमाइन होगा, उसे आप सेम जर्नी कैलकुलेट नहीं करोगे, रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट जर्नी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग डिटरमाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेयंस। अगर आप किसी कन्वेयंस पे ऑनबोर्डिंग सर्विसेज दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेयंस फॉर द जर्नी इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट रहेगा किस चीज का, डिपार्चर का, उस कन्वेयंस का, जहां से वो कन्वेयंस फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट से डिपार्ट होने वाला है, वो जो लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी ऑनबोर्डिंग सर्विसेज कन्वेयंस की अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे केसेस है, अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दी जा रही है इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डायरेक्ट टू टेलीविजन सर्विस टू एनी पर्सन, किसी को भी अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दी जा रही है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में इन्होंने इंक्लूड किया है, क्या इंक्लूड किया है, डेटा ट्रांसफर वाली सर्विसेज, ठीक है, कोई ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, कोई केबल है या डायरेक्ट होम टेलीविजन सर्विस है, ठीक है, एग्जाम्पल जो टाटा स्काई होता है, ठीक है, टाटा स्काई जो होता है, तो ऐसी सर्विसेज जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, इसके काफी अलग अलग केसेस है। ठीक है सर, अगर सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई फिक्स्ड लाइन या कोई लीज्ड एंड इंटरनेट लीज सर्किट्स या कोई डिश एंटीना एक्सेट्रा ऐसा कुछ अगर इन्वॉल्व है, कहीं पे फिक्स लाइन आप बनाने वाले हो, फिक्स्ड वायरिंग होने वाली है, या कोई डिश टीवी आप बैठाने वाले हो, कोई एंटीना आप बैठाने वाले हो, ऐसा अगर कुछ इन्वॉल्व है उस सर्विस में, तो जहां वो फिक्स्ड इक्विपमेंट, स्काई वाले मेरे घर पे आए, मेरे छत पे उन्होंने वो
डिश टीवी जो उनका होता है वो उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो मेरा घर कहाँ है? मेरा घर है महाराष्ट्र में। जहां वो फिक्स्ड इक्विपमेंट बिठाया गया, ठीक है, क्या मैं जिस सिटी में रहती हूँ वो सिटी प्लेस ऑफ सप्लाई है? नहीं, मेरी सिटी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र इज प्लेस ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस, अगर कोई पोस्ट पेड मोबाइल या इंटरनेट सर्विस है, पोस्ट पेड मोबाइल या इंटरनेट सर्विसेज अगर कोई दे रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल, लोकेशन ऑफ सप्लायर। इनवॉइस में बिलिंग एड्रेस जो रिसिपिएंट का लिखा रहेगा, वो बिलिंग एड्रेस वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पोस्टपेड सर्विसेज। ठीक है, पोस्टपेड मोबाइल या पोस्टपेड इंटरनेट सर्विसेज जो है, उस केस में एड्रेस जो है रिसिपिएंट का वो लिखा है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। और अगर एड्रेस नहीं लिखा है, जो सप्लायर का लोकेशन है, दैट लोकेशन इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और इन केस ऑफ प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट या डीटीएच सर्विसेज है, तो उसके केस में अगर 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 प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच सर्विसेज अगर कोई दे रहा है, और कैसे दे रहा है? किसी एजेंट, कोई रीसेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई एजेंट है, उसके थ्रू प्रीपेड सर्विसेज दी जा रही है, तो तो वो जो सेलिंग एजेंट है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका क्या एड्रेस है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर? सप्लायर के रिकॉर्ड्स में उस एजेंट का, उस डिस्ट्रीब्यूटर का, उस रीसेलर का जो क्या एड्रेस है, दैट एड्रेस वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर या जो एजेंट है या जो रीसेलर है, उसका जो एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। अगर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, व्हाटएवर, पेमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रहा है, तो जो लोकेशन रिसिपिएंट का है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में क्या क्या आ गया? सप्लायर के रिकॉर्ड्स में जो एजेंट है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका एड्रेस आ गया। सप्लायर के रिकॉर्ड में क्या आ गया? रिसिपिएंट का एड्रेस भी आ गया। ठीक है, रिसिपिएंट का एड्रेस भी आ गया। तो अगर ऑनलाइन मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट हो रहा है, तो सप्लायर के बुक्स में, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में जो रिसिपिएंट का एड्रेस रहेगा, दैट एड्रेस वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और थर्ड केस, बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, कोई एक पर्सन किसी फाइनल सब्सक्राइबर को सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस हम देख रहे हैं? प्रीपेड मोबाइल सर्विस, इंटरनेट डीटीएच सर्विसेज। ठीक है, कौन दे रहा है? कोई भी एक पर्सन फाइनल सब्सक्राइबर को वो सर्विस दे रहा है। तो जहां प्री पेमेंट रिसीव और प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर, जहां वाउचर सेल किए गए या जहां वो प्री पेमेंट रिसीव हुआ गया, कौन सी लोकेशन पे वो प्री पेमेंट रिसीव हुआ, दैट लोकेशन वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और अदर केसेस में एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रहेगा वो, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो सप्लायर का एड्रेस है, दैट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इजी। क्या क्या हमने देखा? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में फिक्स्ड लाइन या कोई फिक्स्ड इक्विपमेंट होने वाला है, तो जहां वो आप बैठा रहे हो वो। ठीक है। पोस्ट पेड सर्विसेज है, तो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस किसका रिसिपिएंट का। ठीक है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का एड्रेस। ठीक है। प्रीपेड सर्विसेज के केस में अगर वो सर्विस किसी एजेंट, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रही है, तो वो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका एड्रेस वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ऑनलाइन मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट किया जा रहा है, तो आपका जो रिसिपिएंट है, उसका जो एड्रेस है, दैट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी फाइनल सब्सक्राइबर को ये सर्विस दे रहा है, तो जहां प्री पेमेंट हुआ, दैट लोकेशन इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। और बाकी सारे केसेस में रिसिपिएंट का जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। एंड अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड्स में, तो जो सप्लायर का एड्रेस है, दैट वुड बी ट्रीटेड योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्रोविजन क्या दिया है? वेयर एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स इज नॉट अवेलेबल,
प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, जो हमने देख लिया। प्रोवाइडेड फर्दर इफ सच प्रीपेड सर्विस इज अवेल्ड or the recharge is made through internet banking or other electronic mode of payment, location of recipient of service on the record of supplier shall be place of supply of such service। ऑनलाइन पेमेंट अगर हो रहा है तो जो लोकेशन रिसिपिएंट का है किसके रिकॉर्ड में, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में, वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इतना ही बोल रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या दिया है, अगेन अगेन ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये प्रपोर्शनेट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या फैक्टर डिटरमाइन करेगा आपका प्रपोर्शनेट वैल्यू, वो है 3 केसेस में हमने प्रपोर्शनेट डिटरमाइन करना सीख रहे हैं। अब 2 सीख लिए, 1 बचा है। देखो, वेयर द लीस्ट सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, आप कैसे डिटरमाइन करोगे, मैं नीचे लेके चलती हूँ सीधा आपको। देखो, ये हमने देख लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रपोर्शनेट वैल्यू रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, जहां आपका जो गैप है वो आप उस हिसाब से डिटरमाइन करोगे। और अगर आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करनी है, कौन सी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या जहां सर्किट इंस्टॉल हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है कोई लीज्ड सर्किट का, तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो ये रहेगा वॉट एवर, जो वो लीस्ट सर्किट रहेगा, तो एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स उस लीस्ट सर्किट के है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज योर फैक्टर टू डिटरमाइन प्रपोर्शनेट वैल्यू, ठीक है। और अगर कोई सर्किट है जो बिटवीन 2 पॉइंट्स या बिटवीन 2 प्लेसेस आप इंस्टॉल करने वाले हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट और द प्लेस ऑफ सर्किट एंड द एंड पॉइंट कंस्टिट्यूट 2 पॉइंट, जहां से वो स्टार्ट हुआ वो और जहां वो एंड हुआ वो, ये दो मिलके 2 पॉइंट्स बन गए, राइट, दिस कंस्टिट्यूट 2 पॉइंट्स। तो इंटरमीडिएट पॉइंट और प्लेस इन सर्किट कंस्टिट्यूट अ पॉइंट इफ द बेनिफिट ऑफ लीज सर्किट इज ऑल्सो अवेलेबल एट दैट इंटरमीडिएट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है, ठीक है, ये दो मिला के तो 2 पॉइंट्स हो गए, ये एक ये 2, करेक्ट। अब बीच में अगर कोई जगह है जहां पे इसका बेनिफिट मिल रहा है, किसका, इस सर्किट का बेनिफिट अगर बीच में किसी प्लेस पे मिल रहा है, तो दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ थर्ड पॉइंट, क्योंकि वहां पे बेनिफिट मिल रहा है, उसे भी वो एक पॉइंट मान लेंगे, एंड दिस विल ऑल्सो बी योर कंसिडर्ड योर थर्ड पॉइंट, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये क्यों पढ़ा, क्योंकि आपका फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसलिए, ठीक है। दिस फिनिशेस योर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाला पार्ट, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। कोई बैंकिंग सर्विस, कोई फाइनेंशियल सर्विस, कोई स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस है, तो जो रिसिपिएंट का लोकेशन है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। इजी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है, तो सप्लायर का जो लोकेशन है वो आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली सेम इंश्योरेंस सर्विस के केस में, अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर B2C है तो जो सप्लायर का लोकेशन है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे हो, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, each of state or union territory where the advertisement is broadcasted, displayed, run or disseminated, जहां भी, जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो वो एडवर्टीजमेंट दिखाई गई, ब्रॉडकास्ट की गई या चलाया या डिस्प्ले किया गया, जहां जहां दिखाया गया, दैट वुड बी प्रपोर्शनेट वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। आप कैलकुलेट करोगे, जिस स्टेट में दिखाया वो स्टेट तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेट्स है, अगेन यू विल कैलकुलेट प्रपोर्शनेट वैल्यू, ठीक है, अंडरस्टूड।
This finishes your place of supply in case of supply of service, सेक्शन नंबर आपका 12। ठीक है, गुड्स भी हमने देख लिया, सर्विस भी देख लिया, अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूं इस चैप्टर को आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ केसेस है, कुछ केस स्टडीज है, उनसे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में कुछ इश्यूज है। क्या इशू है? अगर अगर सप्लाई ऑफ स्पेस और सप्लाई ऑफ राइट्स टू यूज द स्पेस ऑन होर्डिंग स्ट्रक्चर immovable property belonging to vendor, the client or advertising company for displaying their advertisement, what would be place of supply of service? मेरी कोई लैंड है, कोई स्पेस है, कोई जगह है मेरी। ठीक है, ठीक है, अब एक एडवर्टाइजिंग कंपनी मेरे पास आई और बोली कि हमें आपकी ये जो लैंड है ये यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? उन्हें उनका कोई बड़ा सा होर्डिंग वहां पे लगाना रहेगा। ठीक है, कोई बड़ा सा होर्डिंग वहां पे लगाना रहेगा। अब इस केस में मैंने उनको जो प्लेस दी है, जो स्पेस दी है, जो लैंड दी है यूज करने के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? द होर्डिंग और स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन द लैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल स्ट्रक्चर as it has been fixed or embedded in the earth. Further, place of supply of any services provided by way of supply of space to an immovable property or to use shall be governed by provisions of section 12(3)(a), that is location where such immovable property is located. क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जहां ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो भी होर्डिंग रहेगा, जो भी बैनर रहेगा, इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स करने वाले उसको, वो वहां से हटने वाला है, हिलने वाला है क्या? नहीं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये लैंड कहाँ लोकेटेड है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं कहाँ लोकेटेड हूँ? लैंड किसकी है? लैंड किसकी है? मेरी है, एबी की है। मैं कहाँ लोकेटेड हूँ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इमूवेबल कहाँ प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ लोकेटेड है उससे फर्क पड़ता है। एंड जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी लोकेटेड है, दैट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इशू क्या है? There may be another case where advertising company wants to display advertisement on hoarding billboard at a specific location availing services of a vendor. कोई होर्डिंग, कोई बिलबोर्ड उन्हें कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे ही लगाना है। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि इस लोकेशन पे ही लगाया जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द होर्डिंग और बिलबोर्ड लाइज विद द वेंडर हु मे हिमसेल्फ ओन सच स्ट्रक्चर और मे टेक ऑन रेंट और राइट्स। ठीक है, अभी इन्होंने जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इन्होंने एक वेंडर को क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम्हें ये जो है होर्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्पेसिफिक लोकेशन पे लगाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वेंडर की हो गई। तो अब वेंडर के पास में क्या है? ही में हिमसेल्फ ओन सच स्ट्रक्चर, उसके पास खुद के पास हो सकता है या फिर कुछ किसी से रेंट पे ले सकता है, राइट ले सकता है यूज करने का। द वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वेंडर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम ऑफ डिस्प्ले द वेंडर इज इन द पोजेशन ऑफ सच होर्डिंग और स्ट्रक्चर। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो वो जो होर्डिंग है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसका पोजेशन किसके पास है? उसका पोजेशन उस वेंडर के पास है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्प्ले करने की। करेक्ट? ठीक है, and the advertising company is not occupying the space or the structure. In this case, what would be place of supply? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखेगा? तो क्लैरिफिकेशन दिया है, एज द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द वेंडर। ऑफ कोर्स वेंडर सर्विस दे रहा है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, द एडवर्टाइजिंग कंपनी, एंड देयर इज नो सप्लाई ऑफ स्पेस और राइट। कोई स्पेस या कोई राइट का सप्लाई हो रहा है क्या? कोई यूज करने का? नहीं नहीं नहीं, वेंडर सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? कि मैं ये आपका जो भी होल्डिंग है, जो भी एडवर्टाइजमेंट है, डिस्प्ले करके दूंगा टू यूज द स्पेस by the vendor for display of advertisement company. The said services does not know sale of advertising space. ये कोई स्पेस दे रहा है? नहीं नहीं। Accordingly, place of supply shall be covered under section number 12(3)(a). 12(3)(a) क्या होता है?
12(3)(a) क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, पोर्ट और वेसल। लोकेशन जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो, और अगर इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्लैरिफाई हुआ। पहले इशू क्या था कि जो स्पेस दे रहे हैं, सप्लाई ऑफ स्पेस हो रहा है ना, जो लैंड है वो सप्लाई की जा रही है, तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या था? स्पेस वाला इशू था कि नहीं? नहीं, इशू क्या था? वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजेशन वेंडर के पास आ गया है उस होल्डिंग स्ट्रक्चर का, तो इन सच केस इट विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12(3)(a). प्लेस ऑफ सप्लाई आपका डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स थे वो सारे आपके कवर हो गए। अब यहाँ से जो आगे एकदम जो हमने अभी तक के चैप्टर में पढ़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो गए, वो चीजें हैं। इंटरस्टेट सप्लाई अगर हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई हो रहा है, सप्लाई किसका? गुड्स का, इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर 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 इंटरस्टेट हो रहा है, मतलब जो सप्लायर का लोकेशन है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जहां से सप्लाई हो रहा है, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, दो डिफरेंट स्टेट्स में है, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, या फिर एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में है, ये आपका इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया है। इट प्राइमरली कवर टू काइंड ऑफ सप्लाईज गुड्स विद इन इंडिया एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। आवर डिस्कशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू विद इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले प्रोविजंस आपके इंटर लेवल पे एप्लीकेबल ही नहीं है। Supplies within India, supply of goods shall be considered as supply of goods in course of interstate trade or commerce in the following cases। ये जो है आपका इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स मान लिया जाएगा। ये डायग्राम आपको याद करना है, थ्योरी आप खुद से लिख पाओगे अगर डायग्राम आंखों के सामने रहेगा तो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस हम नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि आपके इंटरमीडिएट लेवल पे एप्लीकेबल ही नहीं है। सेम 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 सप्लाई ऑफ सर्विस वाले केस में भी सेम, जहां पे सप्लाई हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई किसका? सर्विस का, टू डिफरेंट स्टेट्स में है और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज योर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, supply of goods or service or both in course of interstate trade or commerce. Certain supplies are treated as supplies in the course of interstate trade or commerce shall equally apply to supply of goods and supply of service. Clause C of section 7(5) is residuary clause and stipulates that supply of goods or service in the taxable territory not being not covered in elsewhere are considered interstate supply। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बोल रहे हैं अगर कोई सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स है चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर अगर वो इंट्रा नहीं है, मतलब विद इन स्टेट नहीं है, इंट्रा है नहीं है, कहीं और सेक्शन नंबर 7 में कवर्ड है नहीं है, अगर वो इंट्रा भी नहीं है, वो कहीं सेक्शन नंबर 7 में कवर्ड भी नहीं है, so it will be treated as interstate supply। मान लिया जाएगा कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। अंडरस्टूड? ठीक है, इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। फिर से सेम है, लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है तो वो आपका इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है। अभी इंपॉर्टेंट जो है वो देखते हैं। फिर से क्या इंपॉर्टेंट आ गया? इंपॉर्टेंट है, अगर टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई हो रहा है, वाटर में, पानी में सप्लाई किया जा रहा है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट में कहीं पे कुछ भी लिखा हो वो नहीं, वो छोड़ दो सब कुछ, वो नहीं देखना है। यहाँ क्या लिखा है वो देखना है। अगर टेरिटोरियल वाटर्स में आपका सप्लाई हो रहा है एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर is in the territorial waters, the location of such supplier
or where the place of supply is in the territorial waters, the place of supply shall for the purpose of this act be deemed to be the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located. क्या है क्या है क्या है? अगर आपका जो सप्लाई है वो वाटर में हो रहा है, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर जो है आपका उसमें हो रहा है, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे? कैसे डिटरमाइन करोगे? तो ये जो पानी है, ये पानी से सबसे ज्यादा पास में नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड कौन सा है? नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड कौन सा कोस्टल बॉडी, कौन सा यूनियन टेरिटरी, सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड उस पानी से जो रहेगा, दैट नियरेस्ट पॉइंट वुड बी ट्रीटेड एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे ना, पानी में कैसे करोगे? तो पानी के जो जहां वो हो रहा है, तो पानी से सबसे पास भी कौन सी लैंड है, दैट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, केसेस रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, क्या क्या होता है, सिर्फ इतना दिया है डेफिनेशन जो बेसिक है, हम काफी बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना आपके इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मीनिंग दे रखा है, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हो। दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 7, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स एंड इन रिलेशन टू सर्विस। क्या अलग अलग केसेस हैं हमने पूरा देखा है, पूरा समझा है। ठीक है, क्या प्रॉक्सी से वो देखते हैं, क्यों होता है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन, किस जुरिस्डिक्शन में, किस गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू जाएगा, वो समझने के लिए। ठीक है, दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 7। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेक श्योर यू रिवाइज एवरीथिंग द डे यू वॉच लेक्चर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जिस भी सब्जेक्ट का जो भी आपने पढ़ा है, लेक्चर किया है, आपको हर चीज रिवाइज करनी है, ताकि ताकि रिटेन रहे, रिटेंशन पावर ऐसे ही बढ़ेगा, एग्जाम में आपका रिटेंशन पावर ही काम आता है। ठीक है, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिले एंड वीडियो भी हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। ठीक है, इफ एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।